नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण विनयाधिकारी के अंतर्गत बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में हम बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, साथ ही यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सेट इत्यादि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के विषय में हमने बात की और डिटेल में हमने चर्चा की। अब निशांत प्रणिधि इस विषय में राजभवन के निर्माण और राजा के कर्तव्य से संबंधित कुछ प्रश्न बन रहे हैं। साथ ही यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी है कि इसके कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि इसमें से ये वाला जो विषय है कौन से प्रकरण के भीतर है। तो ये निशांत प्रणिधि के अंतर्गत क्या क्या है विषय, उनको हम देखते हैं। जैसे राजभवन के निर्माण से संबंधित विधि का विस्तृत विवरण है कि राजा वास्तुविद्या के जो विशेषज्ञ है वो जिस स्थान को उपयुक्त बताएं और उसी स्थान पर ऐसे अंतःपुर का निर्माण कराना चाहिए जिसके चारों ओर परकोटा एवं खाई और जिसमें अनेक ड्योढ़ियां हो। और मोहन गृह अथवा गुप्त गृह निर्माण का उल्लेख भी इसी के भीतर है कि कोषागार निर्माण के विधान के अनुसार ही ऐसा महल बनाए राजा जिसकी दीवारों, गलियों या रास्तों का पता न लगे, और ऐसे मकान को, ऐसे भवन को मोहन गृह, जिसे हम साधारण भाषा में भूल भुलैया कहते हैं, उस मोहन गृह का निर्माण कराने हेतु यहाँ पर उल्लेख किया गया है। उसके बीच में राजा अपने रहने का स्थान बनाए और भूमि खुदवा कर उसमें घर बनवाए, जैसे भी जिस भी तरीके से एक सुरक्षित भवन का निर्माण करे, ऐसा बताया गया। और उस भूमि गृह के दरवाजे पर समीप ही किसी देवता की मूर्ति स्थापित करवाए, उसमें आने जाने के लिए गुप्त सुरंगें हो, या फिर ऐसा महल बनवाए जिसकी दीवारों के भीतर गुप्त मार्ग हो, अथवा ऐसे खंबे हो जिनके भीतर आने जाने और चढ़ने उतरने का रास्ता हो, या आपत्ति काल के निवारण के लिए यंत्रों के आधार पर वासगृह बनाए जिसमें इच्छानुसार नीचे ऊपर या इधर उधर हटाया जा सके। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने मोहन गृह या गुप्त गृह निर्माण की विधियां भी यहाँ पर बताया है। विधियां से तात्पर्य उस विषय में उल्लेख किया है। और कुछ ऐसे उल्लेख भी किए हैं जैसे मनुष्य की हड्डी में बांस के रगड़ने से अथवा उससे उत्पन्न अग्नि का स्पर्श यदि अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण के साथ साथ बाईं ओर से 3 परिक्रमा करते हुए कराया जाए तो उस अंतःपुर को आग नहीं जला सकती है। तो अंतःपुर को अग्नि से सुरक्षित रखने का विशेष प्रावधान और इस हेतु जो भी उपाय बताए हैं उन उपायों का यहाँ पर विशेष उल्लेख है। और यह प्रश्न पिछले आरपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। नेट के एग्जाम में भी आया हुआ है कि अंतःपुर को अग्नि से सुरक्षित रखने का विशेष प्रावधान कौन से प्रकरण में है। इसी प्रकार यहाँ बताया कि एक अग्नि उसे कैसे नहीं जला सकती, तो दूसरी अग्नि से बचाव हेतु कहा कि बिजली के गिरने से जले हुए पेड़ की राख लेकर उसमें उतनी ही मिट्टी मिला दी जाए और दोनों को धतूरे के पानी के साथ गूंथ कर यदि उसका दीवारों पर लेपन किया जाए तब भी वहाँ दूसरी अग्नि असर नहीं कर सकती है। तो कुछ ऐसे उपाय बताए जिससे उस भवन को अग्नि से सुरक्षित रखा जाए। इसी प्रकार विषैले जंतुओं और खाने पीने के पदार्थों में विष की क्या पहचान की जाए, कैसे हम जाने कि हमारे खाने पीने के पदार्थों में विष मिला हुआ है अथवा विषैले जंतु हमारे कहीं आसपास है। तो उस हेतु भी बहुत सारी विधियां यहाँ इस जगह बताई गई है। जैसे एक दो का हम देखते हैं कि गिलोय, शंख पुष्पी, काली पांढरी और करौंदे के पेड़ पर लगे हुए बांदे की माला आदि के रख देने पर अथवा सहजन के पेड़ के ऊपर पैदा हुए पीपल के पत्तों के बंदरवार बांधने देने पर अंतःपुर में सर्प, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं और दूसरे विषयों का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार जो सांप इत्यादि के विरोधी पशु होते हैं जैसे बिल्ली है, नेवला इत्यादि,
उनका भी पालन का वहाँ पर प्रावधान किया गया है। अन्न आदि में यदि सर्प विष की आशंका है तो कैसे पहचाना जाए, इस हेतु बताया कि तोता, मैना और बड़ा भौरा चिल्लाने लग जाते हैं यदि किसी अन्न में सर्प विष मिला हुआ है तो। इसी हेतु लोग है तोता, मैना इत्यादि पालते थे। विष के समीप होने पर क्रौंच पक्षी विह्वल हो जाता है और जीवन जीव एक चकोर पक्षी के समान एक पक्षी है, वह जो पक्षी है जहर को देखकर मूर्छा जाता है, यानी मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। कोयल है वह विष को देखकर मर जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न पशु पक्षियों के अनुसार यह जाना जा सकता है कि इस खाने पीने के पदार्थों में विष मिला हुआ है। जैसे चकोर की आंखें लाल हो जाती है, और इस प्रकार के उपायों को अपनाकर राजा अपने आप को और अंतःपुर की अग्नि, सर्प और विष इत्यादि से बचाकर रख सकता है, उसे सुरक्षित रख सकता है। यहाँ पर यह बताया गया और कि रनिवास प्रसूता जो स्त्री है, बीमार स्त्री, कोई असाध्य रोगिणी, उनके लिए आवास कहाँ निर्माण किया जाए, राजकुमारों और राजकुमारियों हेतु आवास का निर्माण कहाँ किया जाए। दरबारियों के लिए जैसे मंत्र सभा का स्थान कहाँ हो, दरबार का स्थान कहाँ हो, समाहर्ता, सन्निधाता आदि अध्यक्षों के प्रधान कार्यालय कहाँ हो, इस हेतु विधान भी वहाँ पर दिए गए हैं। रानियों से मिलते समय कोई अनिष्ट न हो जाए, कोई ऐसी विपत्ति न आ जाए जिसकी आशंका न हो या जिसके विषय में सोचा ही नहीं गया हो, तो उस हेतु क्या सावधानी रखी जाए, उसके भी विशेष प्रावधान है। और यह प्रश्न भी बना हुआ है कि रानियों से कैसे बचा जाए या रानियों से मिलते समय क्या सावधानी रखी जाए, इस हेतु कहाँ उल्लेख किया गया है। तो रनिवास के अंदर जाकर राजा किसी विश्वस्त बूढ़ी परिचारिका के साथ में महारानी से मिले, अकेला किसी रानी के पास न जाए। ऐसा इसलिए कहा इन्होंने कि कभी कभी बड़ा धोखा भी हो जाता है। कहा जाता है कि पहले कभी भद्रसेन नामक राजा के भाई वीरसेन ने उसकी रानी के साथ मिलकर छिपे वेश में भद्रसेन को मार डाला था। इसी प्रकार माता की शैया के नीचे छिपे हुए राजकुमार ने अपने पिता कारुष को भी मार डाला था। और काशीराज की रानी ने धान के खीलों में मधु के बहाने विष मिलाकर अपने पति को मार डाला था। इसी भांति विष में बुझे नूपुर के द्वारा कैरथ नाम जो राजा है और विष भुजी करघनी की मणि से सौवीर राजा को, शीशे के द्वारा जालूथ राजा को और अपनी वेणी में शस्त्र छिपाकर विदुरथ राजा को उसकी रानियों ने धोखे से मार डाला था। तो इन सब पूर्व के उदाहरणों से एक सबक लेकर के यह लिखा गया है कि रनिवास में कदापि अकेला न जाए राजा, और रानियों से मिलते समय राजा को इस प्रकार की अदृष्ट विपत्तियों से सावधान रहना चाहिए। और रानियों के चरित्र रक्षा हेतु भी कुछ सुझाव दिए हैं। राजा को चाहिए कि वह मुंडी, जटिल और जो अन्य प्रकार के धूर्त बाहर की दासियों के साथ रानियों का संपर्क न होने दे। रानियों के सगे संबंधी भी उन्हें प्रसव या बीमारी की अवस्था के अतिरिक्त न देखने पाए। स्नान उपटन के बाद सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत वेश्याएं राजा के निकट जाए। 80 वर्ष की अवस्था के पुरुष तथा 50 वर्ष की बूढ़ी स्त्रियां माता पिता की भांति रानियों के हित चिंतन में रहे, और अंतःपुर के दूसरे वृद्ध तथा नपुंसक पुरुष रानियों के चरित्र का ध्यान रखें और उनको राजा की हित कामना में लगाए रखें। और इसके अलावा अंतःपुर के सभी परिचारक परिचारिकाएं अपने अपने स्थानों पर रहें, एक दूसरे के स्थान पर न आए जाए, और भीतर का कोई भी व्यक्ति बाहर के आदमियों से न मिलने पाए। जो भी वस्तु महल से बाहर जावे या महल में आवे, उसका भली भांति निरीक्षण कर और उसके संबंध में सारे विवरण रजिस्टर में लिख देने चाहिए। और राजमहल के बाहर और भीतर आने जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर राजकीय मुहर लग करके ही आगे जानी चाहिए। ऐसा सुरक्षा के हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। आत्मरक्षा का प्रबंध राजा कैसे करे, उस राजा के उस रक्षा हेतु विशेष प्रावधान इस प्रकरण में दिए गए हैं। और यहाँ कहा है कि जैसे प्रातःकाल राजा जब उठे तो उठते ही प्रथम कक्ष में, शयन कक्ष में धनुष बाण लिए हुए स्त्रियां उनकी रक्षा करें।
शयन कक्ष से उठकर राजा जब दूसरे कक्ष में प्रवेश करे तो वहां कुर्ता पगड़ी पहने हुए नपुंसक और दूसरे सेवक राजा की देखरेख के लिए उपस्थित रहें। तीसरे कक्ष में कुबड़े, बौने और निम्न जाति के परिजन राजा की रक्षा करें। चौथे कक्ष में मंत्रियों, संबंधियों और हाथ में भाला लिए हुए द्वारपालों द्वारा रक्षा की जानी चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको विशेष हाईलाइट किया है। ये प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रथम कक्ष में किसके द्वारा रक्षा की जाए? द्वितीय कक्ष, तृतीय कक्ष और चतुर्थ कक्ष, इससे संबंधित भी ध्यान रखें। अंगरक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान इस प्रकरण में दिए हैं कि वंश परंपरा से अनुगत उच्च कुलोत्पन्न, शिक्षित, अनुरक्त और प्रत्येक कार्य को भली भांति समझने वाले पुरुषों को राजा अपना अंगरक्षक नियुक्त करे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह बताई कि धन सम्मान रहित विदेशी व्यक्ति को तथा एक बार पृथक होकर पुनः नियुक्त स्वदेशीय व्यक्ति को भी राजा अपना अंगरक्षक कदापि नियुक्त न करे। ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है। राजमहल की भीतरी सेना राजा और रनिवास की रक्षा करे। इसी प्रकार महानसिक अर्थात पाकशाला का जो अध्यक्ष है या निरीक्षक है, उसके भी कर्तव्यों का यहाँ पर उल्लेख है। महानसिक के विषय में भी पूछा जाता है कि कौन होता है महानसिक, महानसिक का क्या तात्पर्य है। महानसिक का अर्थ है पाकशाला का अध्यक्ष या निरीक्षक, जिसे प्रधान रसोइया भी कई बार कह देते हैं। उसका यह कार्य बताया कि एकांत स्थान में भोज्य पदार्थों का स्वाद लेकर उन्हें सुस्वादु तथा सुरक्षा के देखते हुए तैयार करवाए। भोजन के तैयार हो जाने पर राजा पहले अग्नि और पक्षियों को बलि प्रदान कर फिर स्वयं खाए, अर्थात भोजन का एक छोटा ग्रास अग्नि को समर्पित करे अथवा उसके पश्चात पक्षियों को समर्पित करे। और यह आज तक हम देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग है या हमारे जो दादा इत्यादि जो है, वो आज तक ऐसा करते आ रहे हैं। इसका भी रीज़न यही है कि अग्नि में जब भोजन को डाला जाता है, तब वह अगर उसमें विष मिला हुआ है तो उस अग्नि की लपट और जो रंग है वो दोनों नीले हो जाते हैं। इसलिए पता चल जाता है, उसमें चट चट का शब्द होता है तो पता चल जाता है कि उसमें विष मिला हुआ है। इसीलिए प्रथम ग्रास अग्नि को समर्पित किया जाता है, फिर पशु पक्षियों हेतु निकाला जाता है, उनको खिलाया जाता है। तो इसलिए विष मिश्रित पदार्थों की पहचान हेतु विशेष विवरण बहुत ही डिटेल में यहाँ दिया गया है कि किस पदार्थ में यदि विष मिला हुआ है तो उसमें हमें कैसे पहचाने, हमें क्या संकेत मिलता है। जैसे अग्नि का अभी हमने देखा, ऐसे ही पक्षियों की मृत्यु हो जाती है विष मिश्रित अन्न के खाने से। ऐसे ही विष युक्त अन्न यदि कोई उसकी जो भाप निकलती है वो मयूर के ग्रीवा जैसे रंग की होती है और वो भोजन है शीघ्र ही ठंडा हो जाता है, तो ये उसकी पहचान बताई। हाथ के स्पर्श से, तोड़ने मरोड़ने से उसका रंग चेंज हो जाता है, उसमें गांठ सी पड़ जाती है और वह अन्न अधपका ही रह जाता है। यदि दाल में विष मिला हो तो वह जल्दी सूख जाती है और यदि फिर से उसको गर्म किया जाए, आंच पे रखा जाए, तो वह मट्ठे की तरफ फट जाती है। इसी प्रकार बहुत सारे इसमें बताए गए हैं कि यदि घी तेल में मिला है तो कैसा पता चलेगा, कैसे हमें संकेत मिलेगा। यदि दूध में मिला है विष, शराब में मिला है, पानी में मिला है, दही में मिला है, शहद में है, तो कैसे पता चलेगा, उसमें क्या संकेत दिए गए हैं। इसी प्रकार आम, अनार इत्यादि जो पदार्थ है उनमें यदि मिले हैं तो कैसे पता चलेगा। सूखे पदार्थों में यदि मिला है तो इसी प्रकार कहा कि यदि ठोस पदार्थों में विष मिला है तो वह मुलायम हो जाएंगे और मुलायम पदार्थ में विष मिला है तो वो ठोस हो जाएंगे, कुछ थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा। इसी प्रकार विषमय वस्तु के समीप कीड़े मकोड़े यदि है तो वो मर जाते हैं। ओढ़ने बिछाने के कपड़ों में यदि विष का प्रयोग किया गया है तो स्थान स्थान पर धब्बे पड़ जाएंगे। कपड़ा सूती हुआ तो उसका सूत और ऊनी हुआ तो उसकी रुई उड़ जाती है। सोने, चांदी, स्फटिक, मणि आदि धातुओं पर विष का प्रयोग किया गया हो तो कैसे पहचाने। अन्य जो भी विष मिश्रित पदार्थों की पहचान की विधियों का यहाँ पर निरूपण किया गया है।
इसलिए प्रश्न यह बनता है, ये नहीं पूछा जाएगा कि किस वस्तु में विष मिला है तो हम उसके कैसे पहचान करें या कैसे पता चलेगा, लेकिन ये प्रश्न बन रहा है कि विष मिश्रित पदार्थों की पहचान हेतु विशेष विवरण कहाँ दिया गया है, अथवा विष देने वाले की पहचान हेतु भी क्या उपाय है। हमें कैसे पता चलेगा कि विष किसने मिलाया है। तो विष देने वाले का मुंह सूख जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, बातचीत करते हुए उसकी वाणी लड़खड़ाने लगती है, और वाणी नहीं भी लड़खड़ाए तो उसको पसीना, कंपकपी, जम्भाई आने लग जाती है। बेचैन होकर वह इधर उधर जाता है, संदेहवश दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुनने लग जाता है, बात बात में आवेश भी होता है, अपने कार्य और अपने स्थान पर उसका मन स्थिर नहीं रहता है। इसलिए कहा कि विश्वविद्या के जानकार और वैद्य राजा के समीप अवश्य रहे। प्रत्येक समय, और वैद्य को भी चाहिए कि औषधालय में स्वयं खाकर परीक्षा की हुई औषधि को ही वह राजा के सामने लाकर देवे, और कुछ को पकाने पीसने वाले लोगों को खिलाकर फिर राजा को दें, कुछ स्वयं खाकर पुनः राजा को दें। इस प्रकार से जल और मद्य को भी परीक्षा के उपरांत ही राजा को देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और परिजनों अर्थात सेवकों के कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया है कि दाढ़ी मूछ बनाने वाले नाई यदि आते हैं तो उन्हें अलंकार, वस्त्र इत्यादि है वो स्वच्छ हो और उसे महल के द्वारा ही उपलब्ध करवाए जाए। उसका जो भी उसका दाढ़ी मूछ बनाने का जो है वह भी महल के द्वारा ही मुहैया करवाया जाए। राजा को स्नान कराना, अंगों को दबाना, बिस्तर बिछाना, कपड़े धोना, माला बनाना आदि समस्त कार्यों हेतु सावधानियों को बताया गया है कि दासियां स्वयं ऐसा करे। वस्त्र अलंकरण पहनाने हेतु भी पहले स्वयं आँखों से देखकर ही राजा को पहनाना चाहिए। स्नान के समय उपयोग लाई गई वस्तुएं जैसे उबटन, चंदन, सुगंधित चूर्ण इत्यादि वो सब दासियां पहले अपने हाथों पर या लगा करके आजमा लें और तदनंतर राजा पर उसका प्रयोग करें। यही बात दूसरे स्थान से यदि कोई वस्तु आई है, बाहर से कोई वस्तु आई है, तो उसको भी पहले परख कर फिर राजा को प्रयोग करने हेतु देना चाहिए। इसी प्रकार खेल दिखाने वाले जो नट नर्तक है उनके भी हथियार है आग, विष इत्यादि के अतिरिक्त दूसरे खेल को ही राजा के सामने प्रदर्शित करें। यानी आग का खेल, विष का खेल, हथियार का खेल, ऐसे खेलों को राजा के समक्ष प्रदर्शित न करने दें। और उसके उपयोग में आने वाली जो भी सामग्री है, वादन है, वस्त्र, घोड़े, अलंकरण आदि राजमहल से ही दी जानी चाहिए। विश्वस्त प्रधान पुरुष के साथ होने पर ही राजा पालकी और घोड़े आदि पर यान वाहनों पर चढ़े। साथ में एक विश्वस्त प्रधान पुरुष होना जरूरी है। विश्वस्त नाविक के रहने पर ही नौका पर चढ़े। तो नौका विहार हेतु विधान भी यहाँ किया गया है कि दूसरी नाव पर बंधी और वायु से चालित नाव पर कदापि नहीं बैठे। और राजा जब नौका विहार करे तो सुरक्षा के लिए नदी के दोनों तटों पर सेना तैनात रहनी चाहिए। मच्छुओं द्वारा भली भांति जांच किए गए घाट पर ही स्नान करें। इसी प्रकार सपेरों द्वारा परिशोधित उद्यान में ही भ्रमण करें। चोर और व्याघ्र आदि से रहित कुत्ते रखने वाले शिकारियों के साथ राजा चलते हुए लक्ष्य पर निशाना साधने के उद्देश्य से जंगल में जाए, अर्थात शिकार हेतु जब जंगल में जाए तो कुत्ते रखने वाले शिकारी उसके साथ हो। दर्शनार्थ आए हुए किसी सिद्ध या तपस्वी से जब राजा मिले तो अपने विश्वस्त सशस्त्र पुरुष को साथ में ले ले। अपने मंत्री परिषद के साथ ही वह सामंत राजा के दूत से मिले। घोड़े, हाथी और रथ पर सवार युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाली सेना का वह युद्धोचित कवच आदि पहनकर ही सैनिक वेश में निरीक्षण करे। जैसे जब सेना का निरीक्षण करने जाए तब भी कवच इत्यादि पहन करके ही जाए। और बाहर आते जाते समय राजा हाथ में दंड लिए रक्षकों द्वारा दोनों ओर से सुरक्षित मार्ग पर चले। ऐसा प्रबंध हो कि रास्ते में कहीं भी राजा को शस्त्रधारी या शस्त्र रहित पुरुष, सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति दिखाई न दे। पुरुषों की भीड़ में कदापि न घुसे। किसी देवालय, सभा, उत्सव या पार्टी आदि में वह शामिल न हो, और कम से कम हो तो 10 सिपाही या सेनानायक उसके साथ उपस्थित रहे। विजय की इच्छा रखने वाला राजा
जैसे अपने गुप्तचरों द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उसी प्रकार दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों से भी वह अपनी रक्षा करे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यह विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में यह 20वां अध्याय हमने समाप्त कर दिया, और यह इस प्रकार से पहला अधिकरण हमने आज समाप्त किया है। इस प्रथम अधिकरण से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बनते थे, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल करने का मैंने प्रयास किया है, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और इससे संबंधित और हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को लेकर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।